हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम जानते हैं फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कर्व्ड एरो नोटेशंस। वक्र तीर का निशान, कर्व्ड एरो नोटेशन। उससे पहले हम ये जान लें कि कर्व्ड एरो नोटेशन को हम पढ़े क्यों। कर्व्ड एरो नोटेशन को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को अच्छी तरह से समझा सकें। और रिएक्शन मैकेनिज़्म होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? बंधों का टूटना, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। और उसके साथ ही एटम्स की शिफ्टिंग या ग्रुप्स का अपनी जगह को छोड़ के नई जगह पे जाना, जिसकी वजह से, इन सब कामों की वजह से, इन सब प्रक्रियाओं की वजह से पुराने मॉलिक्यूल से नए उत्पादों का निर्माण होता है। और उस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए वक्र तीर के निशानों का उपयोग, सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और इन कोवेलेंट बॉन्ड को डैश के द्वारा, एक सीधी लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। अब जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, बंध बनते हैं, बंध टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड मेकिंग होता है और शिफ्टिंग ऑफ एटम्स और ग्रुप होता है। इस शिफ्टिंग को समझाने के लिए कि कौन सी जगह पे वो एटम गया या इलेक्ट्रॉन गया या ग्रुप गया, उसको समझाने के लिए हमें वक्र तीर के निशान का या कर्व्ड एरो नोटेशन का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी वजह से हम रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। कर्व्ड एरो नोटेशन यानी वक्र तीर, ये 2 तरह के होते हैं। यहाँ देखिए बनाए हुए हैं। ये है एक तरह का निशान जो आपने खूब देखा होगा, ये भी दूसरी तरह का। देखो, इसके जो सिरे हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पर डबल हेडेड है, दो सिर है, यहाँ पर सिंगल हेड है। तो अब देखिए कि ये कर्व्ड एरो नोटेशन को हम किस लिए यूज़ करते हैं। कर्व्ड एरो नोटेशन को इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप। यानी ग्रुप या एटम के पोजीशन को चेंज किए बिना, बदले बिना, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाना चाहते हैं तो हम कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम कई बार ऐसा भी होता है कि कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा किसी भी एटम या ग्रुप का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के समेत भी दिखा सकते हैं। यहाँ आप 2 एग्जाम्पल देखिए। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमने HBr का मॉलिक्यूल लिया है और HBr के मॉलिक्यूल में हमने तीर के निशान के द्वारा, वक्र तीर, डबल हेडेड एरो के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इस बंध को बनाते हैं, वो दोनों शिफ्ट होके हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में से जाके सीधे ब्रोमो के ऊपर गए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वो H+ में परिवर्तित हो गया और Br पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए, इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो हमें आयंस मिले इस प्रकार से और ये बंध टूट गया। उसी तरह से हम यहाँ देखें कि यहाँ Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। Cl और Cl के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरो के ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन उस क्लोरो के ऊपर गया। एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाने के लिए हमने जिस तीर के निशान का इस्तेमाल किया है वो है हाफ हेडेड एरो। देखिए, इसका दूसरा सिर नहीं है, यानी एक सिर, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऊपर गया, तो हमें 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हमको 2 ये मिले। तो अलग अलग तरह का जो एरो होता है वो अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाता है। एक दोनों इलेक्ट्रॉन्स और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखा रहा है। इससे हमें आयन मिला, इससे हमें फ्री रेडिकल मिला। हमें एक और एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें यहाँ CH3 को मैंने H को अलग करके, एक हाइड्रोजन को अलग करके नीचे लिखा है। इसको गोला सर्कल में डाल के और तीर के निशान के द्वारा यहाँ से यहाँ मैंने शिफ्ट किया है। इन वक्र तीर के निशानों के द्वारा, जहाँ टेल है, ये टेल और ये है शीर्ष, हेड,
तो टेल से हेड की ओर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स का या ग्रुप का होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ टेल यहाँ पड़ी है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर गया और यहाँ से इस वाले कार्बन पर गया, जिसकी वजह से जो है हमें जो दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है वो यूँ होगा, CH2। यहाँ CH2 और CH के बीच में सिंगल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ही रह गया। तो यहाँ पर CH2 CH के बाद यहाँ आया सिंगल बॉन्ड, ये CH2 था, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन समेत हाइड्रोजन आया है इलेक्ट्रॉन पेयर के समेत, तो CH2 और नीचे H ये यहाँ पर जुड़ा। तो इस तरह से आप देखें कि हम समूह का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग ऑफ एटम्स अलोंग विथ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं वक्र तीर के निशान के द्वारा। और इससे हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को, रिएक्शन मैकेनिज्म्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कर्व्ड एरोज, वक्र तीर के निशानों के प्रकार। आपने जैसा कि अभी एग्जाम्पल में ही देख लिया है, यहाँ पर दो तरह के वक्र तीर के निशान होते हैं। एक को कहते हैं फुल हेडेड और डबल फिश हुक एरो, और दूसरे को कहते हैं हाफ हेडेड या फिश हुक एरो। अब फिश हुक एरो क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसका आकार इस तरह से होता है, इसलिए इसको फिश हुक एरो कहा जाता है। अब हम देखते हैं पहले फिश हुक एरो या हाफ हेडेड एरो से हम का यूज़ क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और ये क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देख लिया है कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग शो कर रहा है। देखिए, बंध को तोड़ रहा है, तोड़ने को, ब्रेकिंग को दिखा रहा है, और जिसकी वजह से फ्री रेडिकल प्राप्त हो रहे हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग शो करता है और फ्री रेडिकल के बनने को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा यहाँ देखिए, ये बॉन्ड मेकिंग को भी प्रदर्शित कर सकता है। ये दो फ्री रेडिकल्स हैं, एक X रेडिकल है और एक Y रेडिकल है। इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन्स अगर इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, X और Y के बीच में नए बंध का निर्माण होता है, तो ये बॉन्ड मेकिंग को भी ये शो कर सकता है। इसके अलावा जब हम बॉन्ड ब्रेकिंग में फ्री रेडिकल मिल रहा है और बॉन्ड मेकिंग भी फ्री रेडिकल का, दोनों का आपस में जुड़ के बॉन्ड मेकिंग भी हो सकता है, तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि फिश हुक एरो के द्वारा हम फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो फिश हुक एरो को उन एग्जाम्पल्स को, रिएक्शंस को समझाने के लिए काम में लाया जाता है जो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के ऊपर। दूसरा टाइप ऑफ एरो जो है वो है फुल हेडेड एरो या डबल फिश हुक एरो। इसके कई सारे यूजेस हैं। इस स्क्रीन पे इस वक्त आपको मैं सिर्फ एक ही बता सकती हूँ, उसके जस्ट नेक्स्ट मैं आपको दूसरा बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर आयंस आर फॉर्म्ड। तो डबल हेडेड एरो से जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाते हैं तो आयंस बनते हैं। देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ जा रहे हैं, तो ये देखो, ये डाई आयन बना है, डाई आयन बना है। ये देखिए, एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस। ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया, तो CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड नया बना। इन CH और CH2 से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट इस कार्बन पे हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, ये माइनस हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसलिए यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डबल हेडेड एरो की वजह से आयंस का निर्माण हुआ था। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ कि डबल हेडेड एरो के और कौन कौन से उपयोग हैं। देखिए, इस वाले स्लाइड में हम जान रहे हैं कुछ और काम डबल हेडेड एरो के। यहाँ देखिए, एक हमने पहला यूज़ इससे पहले देखा था, अब सेकेंड यूज़ पे आते हैं। देखिए, टू एक्सप्लेन रेजोनेंस, अनुनाद को समझाने के लिए हम डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसा सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपके दिमाग में अनुनाद
शब्द के साथ ही आता है वो है बेंजीन। बेंजीन पे यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाई गई है और ये देखिए हर इलेक्ट्रॉन पेयर को डबल हेडेड एरो के द्वारा शिफ्ट होते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार से ये शिफ्ट यहाँ पर हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ डबल से सिंगल हो गया। इस डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग इन दोनों के बीच में हो गया, ये देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड भी शिफ्ट होकर इन दोनों के बीच में आ गया तो यहाँ हो गया। तो इस तरह से हम रेजोनेंस को प्रदर्शित या समझा सकते हैं। सेकेंड है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म भी एक इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रक्रिया है जिसको भी हम डबल हेडेड एरो या द्विशीर्ष वक्र तीर के निशान के द्वारा समझा सकते हैं। ये देखिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है। ये देखिए यहाँ पर ये कीटो समूह है और ये देखिए यहाँ पर ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 को मैंने यहाँ एक H यहाँ लिखा है और एक H यहाँ लिखा है ताकि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह से समझा सकूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इस तीर के निशान के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट होते हुए दिखाया है। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी तरह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और उस माइनस चार्ज की वजह से ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के रह गया है H+ वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये OH यहाँ पर हो गया और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट गया। तो ये देखिए यहाँ से कीटो से आपको इनॉल फॉर्म कैसे हुआ है वो भी हमने डबल हेडेड एरो के द्वारा समझा सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और उपयोग इसका वो है हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति पर संयुग्मता। उसको भी हम डबल हेडेड एरो के द्वारा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अब आप देखिए कि ये एग्जाम्पल है, ये है CH3 को मैंने इस तरह से ये कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है ताकि बॉन्ड के शिफ्टिंग को, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग को अच्छी तरह से समझा जा सके। अब आप देखिए इन दोनों के ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इन दोनों के बीच में शिफ्ट किया, ये प्लस चार्ज है यहाँ पर, ये कार्बोकैटायन है। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझाया जा सकता है। आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन जितना अधिक होगा वह जो स्पीशीज़ है उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरीका है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बोकैटायंस या दूसरे अन्य स्पीशीज़ उनका स्थायित्व समझाया जा सकता है। तो आप देखें यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए नो बॉन्ड इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर कोई बंध नहीं है। तो यहाँ का ये प्लस चार्ज जो इस कार्बन के ऊपर आ गया, प्लस चार्ज जो इस हाइड्रोजन के ऊपर आ गया और कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। तो आप यहाँ से यहाँ पर आते हैं जब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर बाकी बचा है CH2, CH3, ये रहा CH2 एंड CH3। इस तरह से जो कार्बन से जुड़ा, कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो अल्फा कार्बन के नाम से भी जिसको पुकारते हैं, इस पे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे। तो एक संरचना ये है, दूसरा इस हाइड्रोजन से बन सकता है, तीसरा इस हाइड्रोजन से बन सकता है। तो इस कार्बोकैटायन के इस मिथाइल ग्रुप के द्वारा 3 संरचनाएं बन सकती हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझाई जा सकती हैं। आपने पहली बार यहाँ शिफ्ट इस वाले हाइड्रोजन को शिफ्ट किया, दूसरी बार इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे हाइड्रोजन को ऊपर दिखा के उसके इलेक्ट्रॉन्स भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से, इस समूह की वजह से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं बन सकती हैं जिससे कार्बोकैटायन को स्थायित्व प्राप्त हो सकता है और उन संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग को वक्र तीर के निशान, डबल हेडेड कर्व्ड एरो नोटेशन के द्वारा समझाया जा सकता है। इसी प्रकार से इधर की तरफ भी जो अल्फा कार्बन है, अल्फा प्राइम उसका नाम दे देते हैं। इस अल्फा कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, इनके द्वारा भी इलेक्ट्रॉन का, इन कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इसी प्रकार से शो किया जा सकता है डबल हेडेड एरो के द्वारा, और जिससे हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी अच्छी तरह से समझा सकते हैं।
आप एक और लास्ट देखिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन को भी या रिएक्शन मैकेनिज्म को भी हम डबल हेडेड एरो के द्वारा समझा सकते हैं। यहाँ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। यहाँ देखें ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल, इसको हमने E+ के द्वारा प्रदर्शित किया है। इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका आक्रमण हुआ इस कार्बन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन धनी है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर ऐसे होता है, बॉन्ड्स का शिफ्टिंग ये देखिए बॉन्ड का शिफ्टिंग इस तरह से दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन रिच है ये, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा और आकर्षित हुआ और इससे बंधित हुआ। इसकी वजह से हमें एक कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती, एक ये एरिनियम आयन मध्यवर्ती मिला। ये एरिनियम आयन मध्यवर्ती फिर दोबारा इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बाद ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, हमें मालूम है। तो ये हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो ये H+ के रूप में इस संरचना में से बाहर निकल जाता है और ये हमको प्रोडक्ट मिलता है। ये हमें प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डबल हेडेड एरो के द्वारा हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको डबल हेडेड एरो और सिंगल हेडेड एरो या हाफ हेडेड एरो के जो उपयोग हैं, इस्तेमाल है, वो समझ में आए होंगे। आगे से आगे हम और पढ़ते जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।